Hello students, how are you? I hope you all are fine because you are staying in your home. This is the time of lockdown and you can see that everywhere is shut down. सभी तरफ बंद हैं, चारों तरफ दुकानें बंद हैं, मोहल्ले सब गलियां सब बंद हैं, सभी लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं. So I hope that you all are fine. So welcome students in our lockdown classes. This is the second part of our economy sector and tertiary sectors of Indian economy के बारे में. इसके बाद का आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक टेबल बनी हुई है, ग्राफ शो कर रखा है जिसमें कि ग्राफ 1 शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स कि तीनों सेक्टर्स में किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स. ये 2 सालों का इसमें दिया है आपको. 1973 से 1974 एंड 2013 टू 14 का आपको क्लियरली विजिबल है. यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स. तो आप देख सकते हैं कि 40 ईयर्स में 40 सालों में किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा है. ओके देख सकते हैं इसमें आपको ब्लू कलर से शो हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, रेड कलर से सेकेंडरी एंड ग्रीन कलर से टर्शरी सेक्टर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है. ठीक है, 1973 से 74 में और 2013 से 14 का ये ग्राफ आपको शो हो रहा है. तो इसको हम जब एग्जामिन करते हैं तो क्या पाते हैं, हम ये देखते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1703 टू 74. लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर था वो कौन सा था, प्राइमरी सेक्टर था. एंड ये जो साइड में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 टू 14. 2013-14 में कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वो भी आपका टर्शरी सेक्टर है. वो प्राइमरी सेक्टर नहीं है, वो कौन सा सेक्टर है आपका टर्शरी सेक्टर. कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स. तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि इन 40 सालों में किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है. देख सकते हैं आप टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है इसके अंदर. व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013 टू 14. तो जीडीपी इसमें क्या रहेगा, तो इसमें हम इसको सभी को काउंट करके देख सकते हैं. 13 टू 14 में कितना रहा हमारा, कितना रहा 5,500,000 इतना रहा इसमें हमारा जीडीपी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन 1973 टू 474 एंड 2013 टू 14 शो. ये क्या कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये में क्या शो कर रहा है. व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन. इस कंपैरिजन को करने से हम किस परिणाम पर पहुंचते हैं. चलिए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट. इसके बारे में पढ़ते हैं. राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन कि हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा. ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 टू 74 एंड 2013 टू 14 वेयर प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज. तीनों सेक्टर में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है. इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर. लेकिन टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टर्शरी सेक्टर हैज़ एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. और इस प्रकार से इसका परिणाम यह हुआ कि 2013-14 में टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा. वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकम सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया. भारत के अंदर टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया. देयर कुड बी सेवरल रीजन्स. इसके कई सारे कारण हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला कारण यह है, in any country several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative service offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies etc are required. किसी भी कंट्री को इन सारी ज़रूरतों की आवश्यकता पड़ती है. These can be considered as basic services. ये आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जो कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. In a developing country, the government has to take responsibility for the provisions of these services. और किस डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया इज़ ऑल्सो द डेवलपिंग कंट्रीज़, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इन सारी ज़रूरतों को प्रोवाइड कराए.
दूसरा कारण, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता गया एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज़ का, तो उसमें कई सारे सर्विसेज भी डेवलप होने लगी, आवश्यकताएं पड़ने लगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, स्टोरेज की एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। इन सारी की, जैसे कि हम देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी। Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services। और जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डिमांड बढ़ने लगी, आगे डेवलप होने लगे, तो इन सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ने लगी। तीसरा कारण, थर्ड, एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल started demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग etc। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी तो उनके लिए उन्होंने कई सारी नई सर्विसेज की डिमांड होने लगी, जैसे कि बाहर जाकर खाने लगे, वो लोग घूमने जाने लगे, शॉपिंग ज़्यादा होने लगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने लगे, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजने लगे, बच्चों को बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराने लगे। तो इन सब के लिए पैसा खर्च होने लगा, और पैसा खर्च होने के साथ साथ इनके लिए नए नए सर्विस सेक्टर्स भी ओपन होते गए। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़। और आप ये देख सकते हैं कि चेंजेस जो हैं सिटीज़ में, ज़्यादा कि बड़े शहरों में चेंजेस आप लोग ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, फोर्थ, नेक्स्ट इसका रीज़न क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। कि जिस लास्ट के 10 सालों में हम ये देख सकते हैं कि कुछ सर्विसेज जो हैं हमारी किस पे आधार हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं और ज़रूरत भी हो गई है इनकी। जैसे कि टेलीग्राफ सर्विसेज हैं, आपकी टेलीफोन सर्विसेज हैं, इन चीज़ों की नेट आप यूज़ करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और इसीलिए इन सर्विसेज का प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से होने लगा। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीजन्स फॉर देयर एक्सपेंशन। और चैप्टर 4 में, इसके बुक के चैप्टर 4 में हम इन नई सर्विसेज के बारे में, इनके बढ़ने के कारणों के बारे में जान पाएंगे, और इनका किस तरीके से इनका प्रोडक्शन आगे बढ़ा उसके बारे में जान पाएंगे। However, you must remember that not all the service sector is growing equally well। जबकि ये सारे सेक्टर हम देख सकते हैं कि ये सभी सेक्टर जो हैं सर्विस सेक्टर, ये पूरी एक साथ ही ये सभी बराबर तरीके से ग्रो नहीं करी इन्होंने। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। भारत में सर्विस सेक्टर जो है वो अलग अलग तरीके के लोगों को काम देता है। जैसे एट वन एंड देयर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल एंड एजुकेटेड वर्कर्स। जैसे कि कुछ सर्विस सेक्टर जो होते हैं, जो हाईली एजुकेटेड, जो स्किल्ड लोग होते हैं, उन्हीं को ही एम्प्लॉय कर रखते हैं। एट द अदर एंड देयर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विस सच एज ए स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सनस, ट्रांसपोर्ट पर्सनस etc। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में ऐसे भी लोग शामिल होते हैं जो कि छोटे दुकानदार हैं, रिपेयर पर्सनस हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हैं, वो भी सारे सर्विस सेक्टर में ही काउंट होते हैं। These people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them। ये लोग इसलिए ये काम करते हैं अपना लिविंग को अर्न ऑफ लिविंग के लिए, क्योंकि उनके पास इसका कोई और अल्टरनेट नहीं होता है, किसी और काम का अल्टरनेट उनके पास नहीं होता है। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए इसका एक ही पार्ट जो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसके बारे में आप नेक्स्ट सेक्शन जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग, भारत के लोग इंगेज रहते हैं, काम करते हैं। ग्राफ 2 रिप्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। ग्राफ 1 हमने देखा था कि 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, किसने ज़्यादा ग्रोथ करी। अब सेकेंड ग्राफ जो है वो हमें दिखाएगा कि जीडीपी का परसेंटेज किस सेक्टर का कितना रहता है, किसका ज़्यादा रहता है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स। तो इसके बारे में भी चेंजिंग देख सकते हैं कि 40 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए। ग्राफ 2 शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटेज एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर इज रिप्रेजेंट ब्लू कलर,
secondary sector represented by red, and the tertiary sector is represented by green color. Okay, you can easily see that. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से GDP तीन सेक्टर्स में बटा हुआ है और उसमें चेंजेस आए. ग्राफ 3 शो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स. थर्ड सेक्टर में आप देख सकते हैं कि कितने लोग कौन कौन से सेक्टर में काम में लगे हुए रहते हैं. द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ. अभी हम देख सकते हैं कि बेशक टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में लोग भारत के अभी भी बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं. मतलब ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट भारत में होता है वो प्राइमरी सेक्टर से होता है. Why didn't similar shift out of primary sector happen in case of employment? तो ये क्यों हुआ, क्यों शिफ्ट प्राइमरी सेक्टर से अभी एम्प्लॉयमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ा ज़्यादा? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ये इसी वजह से है क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहे हैं, मशीनें ज़्यादा लग रही हैं, सर्विसेज ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन इन सेक्टर्स में कुछ गिने चुने ही स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों को जगह मिल पाती है. तो इसीलिए जो अनस्किल्ड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, वो मोस्टली डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर पर. ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पूरी जॉब एबिलिटी नहीं दे पाता. तो इसीलिए अभी भी भारत के लोग ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज रहते हैं. इवन though industrial output or production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लगभग 9 गुना 9 टाइम्स बढ़ चुका है. एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है. द सेम अप्लाइज इन टर्शरी सेक्टर एज वेल. और इसी तरीके से टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है. While production in the service sector rose by 14 times. सर्विस सेक्टर कितना बढ़ चुका है? 14 गुना, 14 टाइम्स बढ़ चुका है. एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स. और इन 40 सालों में सर्विस सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी 5 टाइम्स बढ़ चुका है. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. लेकिन परिणाम हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर भारत के लोग more than half of the workers in the country, हमारे देश के अंदर आधे से ज़्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं. मेनली इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. वो केवल भारत का केवल 1/4 भाग ही जीडीपी में सहयोग कर पाते हैं, लेकिन वो अभी भी ज़्यादातर लोग भारत के प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज हैं. इन कंट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस, वेयरएज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल. जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भारत की जीडीपी में 4/5 पार्ट देता है, इसमें प्रोडक्शन देता है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या प्राइमरी सेक्टर से कम है. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? क्या इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं? What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. तो इसका मतलब क्या कारण है, क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर में फिर इतने सारे लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है जब प्रोडक्शन इतना नहीं होता? तो सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी इफेक्टेड. तो क्या अगर हम किसी खेत में से काम करने वाले लोगों की संख्या कम कर दें या एग्रीकल्चर सेक्टर में से कुछ लोगों की संख्या कम कर दें तो क्या प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. तो मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयड की सिचुएशन में लगे हुए हैं. फॉर इंस्टेंस, टेक अ केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी. चलिए एक छोटा सा एक केस लेते हैं लक्ष्मी का. ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, डिपेंड ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर. इसमें लक्ष्मी जो है उसके पास 2 हेक्टेयर का एक लैंड है जो कि इरिगेटेड है, उस पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है. वो केवल वर्षा
के पर डिपेंड है सिंचाई के लिए, और 2 तरह की वो फसल लेती है, जैसे कि ज्वार और अरहर, 2 तरह की फसल ही उसको मिलती है। ऑल 5 मेंबर्स और हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल उसकी फैमिली के 5 मेंबर हैं उसकी फैमिली में, जो पूरे साल इसमें खेत पर काम करते हैं। वाई दे हैव नो वेयर एज टू गो फॉर वर्क। वो किसी और काम के लिए बाहर क्यों नहीं जाते। यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग। आप देख रहे हैं कि पांचों लोग उसी खेत पर काम कर रहे हैं। नो रिमेन इडल, कोई भी बेकार नहीं बैठा। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका जो काम है वो आपस में बटा हुआ है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन पूरी तरीके से वो बिजी नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और यही स्थिति कहलाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। वेयर पीपल आर अपार्टली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें दिखता तो है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, और जितनी उनके अंदर क्षमता है उतना उनको काम नहीं मिल रहा। दिस काइंड ऑफ अंडर डिप्लॉयमेंट is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। और ये दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, ये इस स्थिति में छुपा हुआ रहता है कि लोगों के पास काम है लेकिन वो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट में की स्थिति में आ रहे हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए इस तरह को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। नाउ सपोजिंग ए लैंडलॉर्ड्स, विचार करिए एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, कम्स एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। कि वो उसकी फैमिली के 1 या 2 मेंबर्स को हायर कर लेता है, किराए पर ले लेता है काम कराने के लिए। लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब उसकी फैमिली के जो 2 या 3 लोग चले गए हैं, तो उसमें उनके लोगों की ज़्यादा इनकम आएगी, अलग से एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लक्ष्मी के पास छोटा प्लॉट था, जिस पर कि अब से पहले 5 लोग काम करते थे, उसमें से 1-2 मेंबर्स अगर कम भी हो जाएं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। इन द अबव एग्जाम्पल 2 पीपल मे मूव टू वर्क इन ए फैक्ट्री। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 2 लोग फैक्ट्री में काम करने के चले जाते हैं। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। अब कुछ लोग काम करने के लिए बाहर चले गए, तो वहाँ से भी उनकी इनकम होने लगी। अब 2 तरीके से उनको इनकम होने लगी कि कुछ लोग तो 1 या 2 मेंबर तो बड़े किसी सुखराम ने लैंडलॉर्ड ने उनको किराए पे ले लिया काम करने के लिए, वहाँ से इनकम हुई। 2 उसकी फैमिली के मेंबर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, तो वहाँ से इनकम हुई। लेकिन प्रोडक्शन जितना फार्म से होना था वो अभी भी उतना ही है, तो लेकिन फैमिली की इनकम तो बढ़ गई। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी जैसे लाखों किसान हमारे यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer। कि अगर हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में से बहुत सारे लोगों को भी निकाल के कुछ और काम दे दें, तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा। The income of the people who take up other work would increase the total family income। लेकिन जो लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए, वो अपनी फैमिली की इनकम को और बढ़ा देंगे, मतलब उनकी फैमिली अब ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अदर सेक्टर्स में भी आती है। फॉर एग्जाम्पल्स देयर आर 1000 ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज। हजारों लोग शहरों में भी कैजुअल वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो अपना रोजाना काम की तलाश में रहते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सनस एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। ये इतने सारे काम करते हैं, कोई प्लम्बर है, पेंटर है, रिपेयर का काम करता है और कुछ और भी काम करते हैं।
मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। इनमें से बहुत सारे लोगों को रोजाना काम जरूरी नहीं है कि वो मिलता है उन्हें। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। हम कार्ट पुलिंग कर देख सकते हैं, किसी सब्जी वाले को देख सकते हैं, पूरे समय वो रिक्शा चलाता है या सब्जी बेचता है, तो पूरे दिन वो काम करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा भी कमा पाता है, पूरे दिन के हिसाब से नहीं कमा पाता। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और अच्छे अवसर उनको काम के नहीं मिल पाए। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यू टू बी कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, कि हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई रहती है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से काम में नहीं लगे हुए। इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। तो किस तरीके से इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। कुछ के बारे में हम देखते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। कि लक्ष्मी का ही केस देखते हैं जिसके पास में 2 हेक्टेयर प्लॉट है जिसके ऊपर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट ए वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। तो इस तरीके से गवर्नमेंट उसकी मदद कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, बैंक से लोन लेकर के एक कुआं खुदवा सकती है अपने खेत में जिससे कि वो अपने खेत की सिंचाई कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप wheat ड्यूरिंग द रबी सीजन। अब जो कि लक्ष्मी पहले केवल 2 ही फसल ले पाती थी, ज्वार और अरहर की, अब वो वेल की मदद से अपने खेत को इरिगेट कर सकती है और तीसरी फसल वीट के रूप में रबी सीजन में प्राप्त कर सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people फॉर 50 days इंक्लूडिंग सोइंग वाटरिंग फर्टिलाइजिंग। अब हम देखते हैं कि सपोज करिए कि 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड, कि 1 हेक्टेयर पर उसको 50 दिनों का काम मिल सकता है जबकि वो गेहूं की फसल उगा रही है। 50 दिनों में उनका काम क्या रहेगा, सोइंग करना, बीज उगाना, खेत जोतना, ये काटना। इस 50 दिनों में उनकी फसल तैयार होगी, हार्वेस्टिंग होगी। सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो उसको 2 व्यक्ति अपने काम के लिए चाहिए। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms। अब सपोज करिए कि वहीं पर एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कैनल बनेंगी और जिससे कि कई सारे खेतों में सिंचाई होगी। दिस कुड लेड टू ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा, गाँव में रहने वाले लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, और इससे उनके लोगों की भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर बैंक से वो लोन लेकर के कुआं खुदवा लेती है तो उसको फसल भी ज़्यादा मिलेगी, और अगर डैम का काम करा दिया जाए तो उससे वहाँ गाँव के लोगों को भी सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे और उनकी काम की समस्या भी कम हो जाएगी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब देखिए लक्ष्मी और जो उसके जैसे जो और किसान हैं वो भी अब पहले से ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब क्योंकि उनकी फसल ज़्यादा हो गई है तो उसमें से वो कुछ बेच भी देते हैं। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाय टाउन। तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, अपनी फसल के बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसको हायर करके वो पास के शहर में जा सकें। If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops। तो इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दे, अपनी मनी इन्वेस्ट करके ट्रांसपोर्टेशन की और स्टोरेज की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करा सके,
बेटर रोड्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पर करा सके, तो छोटे ट्रक्स वगैरह वहाँ पर जा सकते हैं और लक्ष्मी जैसे किसानों की मदद कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो ये एक्टिविटी न केवल लक्ष्मी जैसे फार्मर के लिए एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराएगा, बाकी सर्विस सेक्टर के भी लोगों को सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए। लक्ष्मीज नीड इज़ नॉट कन्फाइड टू वाटर अलोन। लक्ष्मी की ज़रूरतें केवल वाटर तक सीमित नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड्स सीड्स। उसको फसल उगाने के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए एंड पम्प सेट्स टू ड्रॉ वाटर। पानी के लिए पम्प सेट्स चाहिए। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज। क्योंकि वो एक गरीब किसान है तो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती। सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड पे ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए वो जो ज़मींदार हैं तो उनसे वो पैसा उधार लेती है मनी लैंडर्स से, जो कि उसको हाई इंटरेस्ट पर पैसा उधार देते हैं। If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. और अगर लोकल जो बैंक्स हैं वो उसको रीजनेबल आसान किस्तों पर क्रेडिट मुहैया करा दें तो उसको आसान किस्तों पर पैसा मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना ये सामान खरीद सकती है। दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर we also need to provide cheap and agriculture credit to the farmers for farming to improve। तो हम इसका मतलब ये है कि पानी के साथ साथ किसानों को सस्ते लोन भी अगर मिल जाएं तो इससे उनकी फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इन नीड्स के ज़रूरतों के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है मनी एंड क्रेडिट। Another way by which we can tackle this problem is to identify। दूसरी और एक प्रॉब्लम है जिसको हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हम ऐसे एरियाज़ में लगाएं जो कि सेमी रूरल एरियाज़ में हैं, जो जहाँ पर कि उन लोगों को भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, जिसको हम पल्स क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि कुछ फार्मर्स उगाना चाहते हैं अरहर को और चिकपी को उगाना चाहते हैं। सेटिंग अप ए दाल मिल टू procure and process these and sell in the cities in one such example। इसका एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से गवर्नमेंट ऐसे कुछ दाल मिल वहाँ लगा सकती है जहाँ पर ये अरहर की और चिकपी की दाल उगती है, तो वहाँ पर लगा सकती है, जिससे कि वहाँ से सप्लाई वो शहरों में कर सकते हैं। ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड ओनियंस एंड सेल दैम व्हेन द प्राइस इज़ गुड। और गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्टोरेज भी, कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर कर सकती है, जिससे कि वहाँ के किसानों को रोज़गार के साधन उपलब्ध हो जाएं और इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिल जाए जिसमें कि वो अपने पोटैटोज़ और अनियंस को वहाँ पर स्टोरेज कर सकें और जब उसके प्राइस बढ़ जाएँ तो उनको अच्छे दामों पर बेच सकें। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। और जो हमारे जंगल के एरियाज़ होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर हनी कलेक्टिंग सेंटर्स बना सकते हैं, जिससे कि हनी वहाँ के किसान इकट्ठा करके उसको अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। It is also possible to set up industries that process vegetables and agriculture produce like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomatoes, fruits, which can be sold in outside markets। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसे वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जिसमें कि पोटैटोज़ और इनकी खेती करी जा सके, जिनको अच्छे आउटसाइड मार्केट्स में बेचा जा सके। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज़ located in semi-rural areas and necessarily in large urban centers। और ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज़ में जो कि सेमी रूरल एरियाज़ में भी हो सकती हैं और अर्बन एरियाज़ में भी। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% लोग ऐसे हैं जो कि
5 से 29 ईयर्स तक की एज ग्रुप के पाए जाते हैं। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इनमें से केवल 51% लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ने के लिए जाते हैं। द रेस्ट आर नॉट, बाकी नहीं जाते। दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी लुकिंग एज चाइल्ड लेबर्स, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी काम में चाइल्ड लेबर में भी लग जाते हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, अगर ये लोग भी पढ़ने जाएं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ज़्यादा स्कूलों की, ज़्यादा टीचर्स की, ज़्यादा स्टाफ की और अदर स्टाफ की। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द रस्टवाइल प्लानिंग कमीशन नोन एज नीति आयोग, और ये स्टडी अगर हम देखते हैं जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन, जिसको कि हम अब नीति आयोग बोलते हैं, तो उनके एस्टिमेट के आधार पर दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। तो अगर ये सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, जो हम देखा कि 5 से 29 एज ग्रुप के हैं, अगर वो सभी लोग पढ़ने के लिए जाएं तो उनके लिए नई स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा टीचरों की, ज़्यादा स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से लगभग 20 लाख जॉब्स और ज़्यादा नीड पड़ जाएगी। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स etc टू वर्क इन रूरल एरियाज़। और अगर हम गाँव के इलाकों में भी अगर हेल्थ की फैसिलिटी ज़्यादा इंप्रूव कराएं तो उसमें भी हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरतें पड़ जाएंगी। दीज आर सम वेज बाय विच जॉब वुड बी क्रिएटेड एंड वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1। और इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इस तरीके से हम और जॉब क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को और जॉब दिला सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट पर कैसे डिपेंड करता है, वो भी हमारा दिख जाएगा। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर स्टेट के अंदर वो पोटेंशियल होती है कि वो अपने किसी न किसी रूप में अपने एरिया की इनकम, अपने लोगों की इनकम बढ़ा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक IT। वहाँ पर क्या हो सकता है, चाहे वो कोई भी स्टेट है, चाहे वो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती है, चाहे वो अपनी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे सकती है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है। मतलब कोई भी स्टेट जो है इंडिया का, उसके अंदर अपनी एक कुछ ना कुछ गुण होता है जिसके कारण वो अपने लोगों को रोज़गार मुहैया करा सकती है। जैसे हम गुजरात का देखते हैं तो गुजरात में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, कितना देखते हैं उसके बारे में। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इन सबको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इनमें से सभी को ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर प्लानिंग की, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग, उसने कहा है कि अगर हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं तो हर साल एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। तो हर साल हम लगभग 35 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया कराएंगे। देखिए, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्रों में नई शॉप्स खुलेंगी, नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा वहाँ पर, तो इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस डिस्कस अबव वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो हम देख सकते हैं वी मस्ट रियलाइज दैट कि ऐसे सजेशन से हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। अभी हमें वो स्थिति है कि हमें कुछ जल्दी से कुछ क्विक मेजर्स लेने पड़ें। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटेड द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अभी भारतीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने लोगों को एक कानून मुहैया कराया है, लॉ इम्प्लीमेंटेड किया है, राइट टू वर्क, कि सभी लोगों को काम मिले। और ये भारत के 625 जिलों में
लागू हो चुका है। इट इज़ कॉल्ड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हम 2005 में ये शुरू किया गया के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से, मनरेगा के नाम से ये जाना जाता है। अंडर मनरेगा के आधार पर ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आज गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। मनरेगा के आधार पर जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, उन्हें गारंटी के तौर पर 100 दिनों का काम मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इफ द गवर्नमेंट फॉल्स इन दिस इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और अगर सरकार इन लोगों को 100 दिन का एक साल के अंदर 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। तो इन 100 days का अलाउंस सरकार उन्हें देगी। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। और इस तरीके से द टाइप ऑफ वर्क, ये जो काम करा गया है, ये उनकी फ्यूचर में हेल्प करेगा जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें लैंड का और अपना विकास कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।